डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ओस्मोसिस प्राशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने विसरण के बारे में हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन के बारे में। इसी प्रकार से ओस्मोसिस है। डिफ्यूजन की हमने डेफिनेशन की थी, विलायक का अथवा पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जो विसरण है या जो गमन है वह विसरण कहलाता है। यानी सॉल्वेंट या पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन डिफ्यूजन कहलाता है। इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का विसरण है, परंतु इसमें अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार से जल अथवा विलायक उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्रित क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जब गमन करते हैं तो उसे हम प्रासरण क्रिया कहते हैं, जो कि एबी नोलेट के द्वारा प्रासरण की जो क्रिया की खोज है वो की गई। प्रासरण है वह ओस्मोमीटर के द्वारा इससे ज्ञात किया जाता है, जो फेफर ने सर्वप्रथम इसका विकास किया ओस्मोमीटर का। दूसरे शब्दों में हम डेफिनेशन की बात करें तो विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रित विलयन से, यानी कम सांद्रित विलयन से अधिक सांद्रित विलयन में विसरण की जो क्रिया है वह प्रासरण कहलाती है। सीधी सीधी बात करें तो जो पानी है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब गमन करता है तो बीच में सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इस कारण से हमें इसे प्रासरण कहते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देख सकते हैं कि जो आलू की कटिंग है उसके अंदर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अथवा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यदि रखते हैं तो इसके जो पानी का जो स्तर है उसमें बदलाव होता है। हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन यदि उच्च सांद्रित है तो उसका, और जो हाइपरटोनिक है उसके अंदर किस प्रकार से इसमें बदलाव आता है। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा यानी जो सॉल्यूशन है वो अति प्रासारी होगा तो उसके अंदर पानी का जो प्रवेश करेगा उसके अंदर और उसका स्तर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो जो अंदर का जो सॉल्यूशन है, अंदर जो कैविटी के अंदर, वो पानी बाहर आ जाएगा और इसका जो टेबल है वो नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये प्रासरण क्रिया वो जीवित कोशिका या इनके जो टिश्यूज में जल का जो प्रवेश है वो एंडोस्मोसिस कहलाता है। यानी प्रासरण के द्वारा जब पानी प्रवेश करता है कोशिका के अंदर तो इसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। इसी प्रकार से जब कोशिका से जल का निकास होता है, कोशिका से जल बाहर आता है, यदि एक कोशिका को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए तो कोशिका का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो कोशिका जो बाहर आना जो प्रोसेस है वह बाह्य प्रासरण या एक्जोस्मोसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे हम अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। प्रासरण दाब के बारे में बात करें तो प्रासरण दाब एक दाब है, एक प्रेशर है जो कि प्रासरणीय सक्रिय जो विलयन है और विलायक है, जो उनको दोनों को पृथक रखा जाता है तो उसमें उत्पन्न होता है, उसे हम प्रासरणीय दाब कहते हैं। या हम सीधी भाषा में बात करें तो वह दाब जो जल के अणु
कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जलीय विलयन में जब प्रवेश करने में इतनी रुकावट उत्पन्न कर दे जिससे कि विलयन के आयतन में वृद्धि न हो सके, प्राशन दाब कहलाता है। या किसी विलयन एवं विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो किसी दाब द्वारा विलायक कणों का विलयन में प्रवेश होने से रोका जाए तो वह दाब प्राशन दाब कहलाता है, जिसे ओस्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जिसे फेफर ने सर्वप्रथम इसका निर्माण किया। इसी प्रकार से कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी आती हैं, कुछ शब्दावली आती हैं, उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और फ्लैश्ड सेल क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सेल, उसके सेल वॉल हैं, पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल हैं जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। जब पानी के अंदर प्रवेश करता है एंडोस्मोसिस होता है, वैक्यूल्स में पानी प्रवेश करता है और जब वैक्यूल के अंदर पानी प्रवेश करता है तो बाहर की तरफ प्रेशर डाला जाता है। इसी प्रकार से जब बाहर प्रेशर डाला जाता है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए बाहर से भी प्रेशर अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो जब बाहर की तरफ जो जीवद्रव्य पर जो रिक्तिकाओं द्वारा जो दबाव डाला जाता है तो जिससे जो पीएम है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह टाइट हो जाती है, तन जाती है आंतरिक दबाव के द्वारा। तो जब वो बाहर की तरफ जो प्रेशर डाला जाता है पीएम के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उससे कोशिका है वो टर्जिड हो जाती है, इससे सेल टर्जिड हो जाती है और इस स्थिति को टर्जिडिटी कहते हैं, जिसे हम टीपी के द्वारा उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार से जब अगर अत्यधिक टीपी हो जाएगी या टर्जिड सेल हो जाएगी तो फटने की संभावना रहती है। इसको बैलेंस बनाने के लिए जो बाहर कोशिका भित्ति होती है, इस सेल वॉल द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के जो विरुद्ध दाब लगाया जाता है, जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं, जो कि अंदर की ओर इसे धकेलती है, जिसे भित्ति दाब या वॉल प्रेशर अथवा WP कहते हैं। जैसे ये टीपी है बाहर की तरफ और इन वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लगाया जाता है, तो इस प्रकार से ये वॉल प्रेशर होता है अंदर की तरफ, जो कि कोशिका भित्ति के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थिति बनती है उसके अनुसार, जैसे अगर स्फीति दाब जैसे यदि जो स्फीति दाब है वो भित्ति दाब से अधिक हो जाए तो कोशिका फूल कर फट जाती है। इसके अगेंस्ट इसी कारण से जो वॉल प्रेशर होता है उन दोनों का जो बैलेंस होता है वो सेल्स को बनाए रखता है। और यदि सेल के अंदर अगर भित्ति दाब जो वॉल प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर से अधिक हो जाए तो कोशिका पिचक जाती है। इस कंडीशन को या इस स्थिति को फ्लैश्ड सेल कहते हैं और ये जो कंडीशन है इनकी वो फ्लैसिडिटी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये टर्गर सेल, स्फीत दाब, वॉल प्रेशर और फ्लैश्ड सेल, तो इस प्रकार की 3 प्रकार की इनमें स्थिति आती है जो कि हमें देखने को मिलती है।